और मैंने बोला हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी में 2 लेक्चर्स आ गए थे। आखिरी लेक्चर में मैंने बोला था कि एक और इलेक्ट्रिसिटी की लेक्चर आने वाली है, वो ये रहा। हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ लिया, हमने रेजिस्टेंस तक खत्म कर दिया, और मैंने ये भी बोला था कि रेजिस्टेंस से बल्क में आपको न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए रेजिस्टेंस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप फिर से उसको देखो, और देखने के बाद यहाँ पे आओ, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। रेजिस्टेंस से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा, और आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट में थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट भी देखेंगे, उससे भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने कुछ इस तरह का सैंपल पेपर वगैरह नहीं खरीदा है, जैसे एडुकार्ट हो गया या ओसवाल का हो गया या एवरग्रीन एग्जाम आइडिया, किसी भी पब्लिकेशन का अगर आपने सैंपल पेपर नहीं खरीदा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू मार्केट एंड बाय इट। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो पहले तो आप सैंपल पेपर खरीदो, उससे क्वेश्चंस बनाओ। एनसीईआरटी तो पहले तो उसको थॉरोली खत्म करना है, उसके बाद सैंपल पेपर निकाल के उससे बनाते जाओ। जो प्रॉब्लम होगा आप पूछना। कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत इससे पढ़ा था, कुछ रेजिस्टेंस के बारे में, वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। मैं सीधे सैंपल पेपर से आपको एक क्वेश्चन बनवाता हूँ। बहुत ध्यान से सवाल को देखिएगा, और इससे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होगा। ये एक्चुअली में सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, तो इसको आप लाइटली मत लो। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको देखने में, जब मैं बताऊंगा तो आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा, लेकिन जब अगर आपको कोई नहीं बताया रहता तो आपको ये बहुत ही ज्यादा डर लगता। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहले खुद से बनाने की कोशिश करो, और लैंग्वेज जब भी बनाओ ना तो खुद से ही लैंग्वेज पढ़ो और खुद से ही डिपिक्ट करो कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। वीआई ग्राफ आपको दे रखा हुआ है, किसका भाई? तो नाइक्रोम वायर का। एक याद रखो, R इज इक्वल टू V अपॉन में I होता है, ये ओम्स लॉ से हम लोग को पता चला था। ये है कि एक्चुअली में R इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू दी करेंट। करेंट के हिसाब से जैसे जैसे वोल्टेज बदलेगा वैसे वैसे करंट बदलेगा, वैसे ही वैसे हम लोग का रेजिस्टेंस भी बदलेगा। ये बोल रखा हुआ है कि इसने नाइक्रोम वायर लिया था, और नाइक्रोम वायर का 3 केसेस में केसेस बदला होगा, तो उस 3 केसेस में इसने क्या किया, रेजिस्टेंस को नोट डाउन किया। नाइक्रोम वायर है, इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट हम लोग को मिला कि इसका जो रेजिस्टिविटी होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। रेजिस्टेंस बदल सकता है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी इज अ डिफरेंट टर्म एंड द रेजिस्टेंस इज अ डिफरेंट टर्म। सी एक दिया हुआ है यहाँ पे, या इस तरफ हम लोग का ये I है और इस तरफ हम लोग का V है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को R2 दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को R1 दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को R3 दिया हुआ है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा हुआ है, उसमें से बोला है कि कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब क्या है कि कौन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कौन कम होगा, यही हम लोग को सोच के बताना है। तो देखो हम लोग किस तरह से ग्राफ से डील करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। आप जरा देखो, इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे देखो, इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे सपोज करो कि ये वोल्टेज VA था, इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे हमारा करंट क्या होगा, IA आया होगा। यहाँ पर क्या गया होगा, हमारा IB गया होगा। अगर 1 लेते हैं हम लोग, I1 आया होगा, I2 आया होगा, ये इसको I2 ले लो और इस चीज को I1 ले लो, और ये ऊपर कहाँ गया होगा, I3 गया होगा। 3 तरह के करंट हम लोग को मिल गए। क्या मिल गया हम लोग को, 3 तरह के करंट मिल गए। सबसे ज्यादा करंट किस में है, I3 में है। उसके बाद किसके पास करंट है हम लोग का, ये I1 है। उसके बाद I1 में करंट है, उसके बाद किसके पास है, I2 में करंट है। इस तरह से करंट हुआ। हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि जिस जगह पे करंट ज्यादा होगा इसका मतलब वहां पे अपोजिंग फोर्स कम है, यानी कि वहां पे रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। तो सिंपल सी बात बताओ, I3 में रेजिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल ही कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे I3 सबसे ज्यादा दे रहा है। तो R3 अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हम लोग R1 ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग R2 ले लेते हैं, तो इन सब का फिगर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सबसे छोटा I2 करंट था तो सबसे ज्यादा इसका रेजिस्टेंस, उसके बाद R1, फिर उसके बाद R3। ये कुछ इस तरह का होगा, और इसका ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। फॉर दिस आंसर ऑप्शन D इज करेक्ट। तो समझ में आ गया, इन पे दिख रहा होगा। ये भी एक्चुअली में 2020 में पूछा गया सवाल है, लेकिन ये 2020 में पूछा गया है, लेकिन इस तरह के फॉर्मेट के सवाल जैसे मैंने एनालाइज किया बहुत बार पूछे गए। 2015 में, 10 में, 17 में, 20 में, 18 में, इस तरह से बहुत बार पूछा गया है। तो इसको भी आप एक बार जान जाओ किस तरह से इसको डील करते हैं। बोलता है दी मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेजिस्टर्स। 4 हमारे पास रेजिस्टर हैं, ऐसे ऐसे करते 4 ठो है हमारे पास। बोल रहा है कि और सबका रेजिस्टेंस क्या है, 2 है।
1/2 है। बोला कि हम लोग को क्या करना है ना, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। बताओ तुम, अगर हमारा सीरीज में रहता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड होता है ना। अच्छा, और कैसे ऐड होगा, अगर आर होगा तो आर सिंपल सी ऐड हो जाएगा। अगर हमारा क्या रहेगा, पैरेलल में रहता है तो हम लोग का क्या होगा, अगर ये आर है, ये आर है, तो हमारा रेसिप्रोकल से ऐड होगा, जो कि हम लोग को कम करके दे देता है। याद करो, R/2 दे देता था, यानी कि यहाँ पे कम हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इस तरह का रेजिस्टेंस हमारे पास 4 रजिस्टर होगा इस तरह का, तो हम उसको किस चीज में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में करेंगे या सीरीज में करेंगे। तो देखो यार, पैरेलल में जब हम लोग कर रहे हैं तो वो एक्चुअल से कम दे रहा है, सीरीज में कर रहे हैं तो एक्चुअल से ज्यादा दे रहा है। तो हम लोग को ज्यादा ही करना है ना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपल सा चारों को सीरीज में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमारा 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, 4 है तो 4 इंटू में 1/2। याद करो, आर इक्विवेलेंट क्या था, n इंटू में आर था। तो 4 है और 1/2, यानी कि 2 ओम हम लोग को जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो मिल जाएगा अगर हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये भी देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा चीज है। एक्चुअली में हम लोग को वोल्ट मीटर और आर्म मीटर के बारे में बता दिया जाता है, लेकिन वो एक्चुअली में दिखता कैसा है ये हम लोग को पता नहीं होता है। तो आइए मैं आप लोग को एक सवाल दिखाता हूँ। ये सवाल सीबीएसई 2019 में पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि कंसीडर द स्केल ऑफ अ वोल्ट मीटर शोन इन द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, वोल्ट मीटर हमेशा इस तरह से दिखता है। यहाँ पे हम लोग का कुछ 5, हाँ, तो ये इस तरह से हमारा वोल्ट मीटर दिखता है। बोले कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे 0 दिख रहा है तो 0 वोल्ट हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर बी में बोला है कि व्हाट इज द रीडिंग शोन बाय द वोल्ट मीटर। अभी वोल्ट मीटर में रीडिंग आपको क्या दिख रहा है, तो वोल्ट मीटर में मेरे को रीडिंग, ये ए का हो गया, वोल्ट मीटर में मेरे को रीडिंग 1.7 वोल्ट दिख रहा है। देखो 1.5, 1.6, 1.7। उसके बाद बोला है कि इफ दिस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सर्किट ऑफ 20 ओम। अरे यार सूत ले। तो देखो सी में बोले कि इफ दिस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सर्किट ऑफ 20 ओम, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। बोले कि अगर जैसे अगर ये सर्किट होता हमारा, वोल्ट मीटर लग गया, यहां पे बोला ना कि एक ओ रेजिस्टर है जिसका की रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम। तो यहाँ पे रीडिंग क्या आ रही थी हमारी, 1.7 वोल्ट की आ रही थी, यानी कि ये 1.7 वोल्ट लेके निकला होगा। और 1.7 वोल्ट क्या होगा, तो इन दो टर्मिनल्स के बीच में भी सेम ही गया। तो बोला कि करंट कितना इसने ड्रॉ किया होगा, कितना करंट निकला होगा। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, सिंपल सी बात। सो I इज इक्वल टू V अपॉन में R। V हमारा दे रखा है 1.7 और R दे रखा हुआ है 20। तो हम लोगों ने यहां से निकाल लिया, ये 17 अपॉन में 200 होगा, जो भी होगा हमारा आंसर एम्पियर में। देखो थोड़ा बहुत आपको वोल्ट मीटर किस तरह का दिखता है, आर्म मीटर किस तरह का दिखता है, और ये एक्चुअली में इस तरह के सवाल आते हैं, इसलिए मैंने ये करवाया। थोड़ा देखने में आपको आसान लगा होगा, सिली लगा होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग को पता ही नहीं रहता कि वोल्ट मीटर कैसा दिखता है, ग्राफ कैसा दिखता है, आर्म मीटर में रीडिंग कैसी होती है, वो हमें नहीं पता रहता, इसलिए मैंने ये करवाना मुझे जरूरी लगा। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, और देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। बोले कि इन अ गिवन आर्म मीटर दिख रहा है। एक स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट सॉ दैट नीडल इंडिकेट्स 12th डिवीजन। डिवीजन किस पे दिखा रहा है, 12वें नंबर पे। देखो तो कुछ इस तरह का हम लोग का वोल्ट मीटर दिखता था, तो आर्म मीटर भी इसी तरह का दिखेगा। ऐसे ऐसे कर करके कितना गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और इधर करके 13 14। तो उसने जब देखा तो वो आर्म मीटर जो है वो 12 पे पॉइंट आउट कर रहा है। जब उसने आर्म मीटर को सर्किट पे लगाया तो देखा कि नीडल जो है वो 12 पे पॉइंट आउट कर रहा है। While performing an experiment to verify Ohm's law, if arm meter has 10 डिवीजन, अगर आर्म मीटर के पास 10 डिवीजन होता, ये 12 तक है, अगर 10 डिवीजन होता between 0 to 0.5 ohm, then what is the arm meter reading corresponding to the 12th division। अब क्या बोले कि अगर हमारे पास 10 डिवीजन होते तो वो किसके बारे में बताता, 0। देखो बोला ना कि अगर 0 से स्टार्ट किया और जाके 10 पे जाता तो हम लोग का करंट का क्या रीडिंग हो जाता, 0 से लेके 0.5, यानी कि यहां से लेके यहां तक के बीच में 0.5 हमारी रीडिंग होती। यानी कि 10 डिवीजन का रीडिंग क्या है, 0.5 ओम है, एम्पियर है। तो 1 डिवीजन का क्या होगा, 0.5 अपॉन में 10। हमारा 12 डिवीजन हम लोग को दिख रहा है, तो 12 डिवीजन का क्या हो गया भाई,
5/100 गुना में 12, ये 12×5 = 60 हो गया, 0.12×5 = 60 हो गया। हाँ, तो 0.5 एम्पियर का करंट एक्चुअली में उस सर्किट में फ्लो कर रहा था। सवाल नंबर 2 बोलता है कि हाउ डू यू कनेक्ट एन आर्म मीटर एंड अ वोल्ट मीटर इन अ सर्किट। ये बहुत आसान सवाल हो गया और ये एक्चुअली में सीबीएसई मार्किंग स्कीम 2019 का सवाल भी है। बोल रहा है कि अगर आर्म मीटर ये है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास एक वोल्ट मीटर भी है, तो बोल रहे हैं कि इन दोनों को हम लोग कैसे सर्किट में कनेक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है यार, पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा, अभी मैं फिर से बता देता हूँ। दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब कि वोल्ट मीटर को कैसे ऐड करेंगे हम लोग, पैरेलल करेंगे। फिर उसके बाद अगर सीरीज में करंट चल रहा है तो उसका करंट जो होता है वो सेम होता है। सीरीज में करंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो ओम मीटर को भी किस चीज में हम लोग कनेक्ट करेंगे, सीरीज में करेंगे। इसे हम लोग सीरीज में कर देंगे और इसे हम लोग पैरेलल कर देंगे। तो ये एक्चुअली में एक सवाल था, अच्छा सवाल था, इसको भी बनाया। ये कॉन्सेप्चुअल थे, थोड़े थोड़े सिली क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि आपको देना है सीबीएसई का एग्जाम। स्क्रीन पे देखा होगा क्वेश्चन इस तरह का मैंने डाला हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। बोल रहा है कि इसमें कि एक यहाँ पे 12 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, 12 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है, फिर यहाँ पे 3 ओम है और यहाँ पे 4 वोल्ट का बैटरी को कनेक्ट किया गया। बोला है कि करंट आपको 6 ओम वाले के साथ करंट बताना है और क्या बताना है, 12 वोल्ट वाले के साथ हम लोग को वोल्टेज बताना है। मैंने बोला क्या कि जब भी अगर आप सर्किट बनाओ तो सबसे पहले करंट को चला लो। तो देखो यहाँ से अगर हमारा करंट गया होगा तो आई गया इधर और इधर जाके बट गया होगा I1 और इधर जाके बट गया होगा I2। ये कुछ फेनोमेना हुआ होगा क्या, और ये I2 पूरी थ्रू आउट चला होगा क्या, बिल्कुल चला होगा। अच्छा ये बताओ, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। लेकिन देखो यहाँ के भी बीच में टर्मिनल सेम होगा, लेकिन इस वाले टर्मिनल और इस वाले टर्मिनल के बीच में वोल्टेज अलग होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पीछे जो हम लोगों ने बच्चे वाले जैसे सवाल बनाए थे, सही है, वो भी बनाना चाहिए, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत हम लोग को जानना चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो वोल्टेज तो हमारा V है, यानी कि इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना होगा कि इन दोनों के बीच में हमारा करंट क्या होगा। बिल्कुल सही, यानी कि ये जो करंट आई गया होगा इधर भी सब जगह थ्रू आउट आई निकल गया होगा। इधर से I1 निकला होगा और इधर से ये I2 निकला होगा और ये जाके इधर I बन गए होंगे, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग को पहले I1 निकालना है। I1 कैसे निकालोगे, एक बात बताओ, ये वाला जो हमारा रेजिस्टर है, ये किस चीज में, सीरीज में कनेक्टेड है ना। तो सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि इन दोनों को मिला के क्या बना होगा, ये अगर हम लोग इस सेक्शन को मान के चलते कि R1 यहाँ का रेजिस्टेंस है, तो R1 हमारा क्या हुआ होगा, 6 ओम प्लस में 3 ओम, ये बन के क्या आ गया 9 ओम, यानी कि 9 ओम यहाँ का रेजिस्टेंस है। यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, 9 ओम है। हमारा I1 क्या होगा, तब बताओ। I1 सिंपल सी बात है, सब जगह क्या गया होगा, सेम गया होगा। तो हम लोग का V अपॉन में R होता है क्या, V क्या है बताओ तो। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में V क्या है, 4 ओम, 4 वोल्ट, और रेजिस्टेंस इनका क्या हो गया 9, यानी कि 4 अपॉन में 9 एम्पियर हम लोग का ये I1 होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बता दिया, बहुत अच्छी बात, इसमें अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सवाल जो है वो लड़कता कहां पे, यहाँ पे लड़कता है कि यार एक्चुअली में यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा। तो देखो सिंपल सुनो, हमेशा जब भी काम किया करो ना, सर्किट जब भी सॉल्व कर रहे हो ना, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस पे खेला करो। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस एक फिक्स्ड क्वांटिटी दिखाने लगता है अपने आप को। जैसे अगर मैं बात करूं इन दोनों का रेजिस्टेंस, इस पोर्शन का अगर आपको रेजिस्टेंस बोला जाए तो आप सिंपल से बता सकते हो कि हाँ R2 जो है वो हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, तो 12 और 3, यहाँ पे 12 ओम प्लस में 3 ओम, ये एक्चुअली में फॉर्म क्या कर देगा, 15 ओम का रेजिस्टेंस शो करेगा। यानी कि ये दो रेजिस्टर्स मिलके 15 ओम का रेजिस्टेंस शो करेंगे। ठीक है, अब बताओ तो यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज क्या है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज 4 वोल्ट का है। यानी कि अगर हम लोग I2 की बात करते हैं, ये I2 नहीं है, ये R2 की वैल्यू है। I2 क्या होगा हमारा, I2 V अपॉन में R, जो कि R2 था हमारा 15 ओम, तो V हो गया हमारा 4 और R2 क्या हो गया हमारा 15 ओम। यही तो I2 है, यही तो हमारा एक्चुअली में I2। तो ये I2 सब जगह बराबर बट गया होगा, बहुत सही, बिल्कुल। अब हमें बात करनी इस टर्मिनल की, इस टर्मिनल में क्या होगा। अच्छा, इस टर्मिनल में करंट बदला होगा क्या, बिल्कुल नहीं बदला होगा, करंट वही I2 का I2 ही गया होगा। रेजिस्टेंस हमें पता है क्या,
बिल्कुल पता है 12 ओम। तो वीर हम लोग नहीं लगा लेंगे, वीर बोले तो वीर हम लोग डेफिनेटली से निकालेंगे। तो वीर क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, V डैश अगर आपको देखने में दिक्कत हो रहा है तो मैं यहाँ पे V डैश आपको बताता हूँ। देखो V डैश इज इक्वल टू I2 क्या है हमारा, I2 है हमारा 4/15 और R क्या है हमारा 12 ओम। तो ये मिलके हमारा क्या बन गया, वोल्टेज आ गया। ये देखो 4 3 12 और 5 नहीं 3 चौका 12, तो ये हमारा 16/5 वोल्ट हमारा आंसर आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह से हम लोग को करना है सर्किट सॉल्व करने में सबसे पहले क्या करना है, तो पहले हम लोग को करंट चला के देख लेना है। करंट जब चल जाएगा तो एक आपको मोटा मोटी पता चल जाएगा कि पैरेलल है या सीरीज है। वो पता करने के बाद हम लोग सीधे रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि एक्चुअली रेजिस्टेंस किस तरह से बिहेव कर रहा है, कितना हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, किस सर्किट का कितना हो रहा है, ऊपर वाले सर्किट का कितना हो रहा है, नीचे का कितना हो रहा है, ये सब निकाल के हम लोग फाइनली आंसर तक पहुंच जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को देखा है, आप स्क्रीन पे देखो और खुद से बनाने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, इसमें बोला है कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस AB, फिर उसके बाद BC के अक्रॉस, और क्या बोल रहा है, करंट अक्रॉस 10 ओम और 15 ओम वाले के साथ बताना है हम लोग को। तो देखो हमारा ये सवाल है कि पहले क्या बताना है, यहाँ का वोल्टेज बताना है। तो सिंपल सी बात है, वोल्टेज बटा होगा बिल्कुल, और यहाँ का वोल्टेज बताना है और इन दोनों में करंट बताना है। ये एक तरह से बोल लो ना कि ये बहुत ही आइडियल क्वेश्चन है, और मतलब 10th के लेवल के हिसाब से तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखो इधर से हमारा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लू से बताता हूँ। इधर से हमारा क्या हुआ होगा, करंट निकला होगा I। चलो सबसे पहले देखो, देखना सीरीज में कैसे लेके जा रहा हूँ। पहले I निकला होगा, I यहाँ पे भी I ही रहा होगा, यहाँ पे भी I ही रहा होगा, लेकिन ये जो I है इधर जाके ये I1 बन गया होगा और इधर जाके ये I2 बन गया होगा। फिर आगे निकल के ये I से निकल गया, खत्म खेल, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कि ये दोनों पैरेलल में है, ये सीरीज में है। वोल्टेज के साथ क्या होगा, वोल्टेज ये जो टर्मिनल है यहाँ पे वोल्टेज चेंज हुआ होगा। क्यों, क्योंकि वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंजेस बिटवीन टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स के बीच में दो डिफरेंट टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज क्या हो जाता है, बदल जाता है कि यहाँ पे V1 होगा और यहाँ पे क्या होगा, V2 होगा। बिल्कुल सही, हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, जो जो चीज हमें पता था वो सब कुछ कर लिया। अब हम लोग देखो खेल किस तरह से खेलते हैं। एक बात बताओ, तो I इधर ही से क्या होगा ना, सब कुछ I है क्या, ये I नेट है क्या एक्चुअली में, ये I नेट है एक्चुअली में, और ये हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज भी हमारा क्या है, V नेट ही है। तो I नेट अगर पता करना है तो क्या हम लोग टोटल रेजिस्टेंस पता कर ले, समझो 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 समझो, ये I क्या है, ये I नेट ही तो है और यहाँ पे V नेट है। तो V इज इक्वल टू IR होता है क्या, हमें ये पता करना है, हमें ये वाली क्वांटिटी अगर पता करनी है, ये वाली क्वांटिटी, और ये पता है हमें, तो कैसे भी ये पता कर लेते हैं और ये भी हम लोग को दिख जाएगा। यहाँ से कैसे दिखेगा, ध्यान दो, ये दोनों पैरेलल में है ना, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका क्या होगा, ये 1/10 प्लस में 1/15, ये एक्चुअली में 30 हो गया, यहाँ पे 3 प्लस में 2 यानी कि ये 5/30। तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या आ गया, 30/5 जो कि हुआ 6। समझ में आया, ये पैरेलल में थे इसलिए हम लोगों ने इसका R इक्विवेलेंट निकाल दिया, यहाँ का। अब TR क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इधर का 5 ओम और इधर का 6 ओम, ये मिलके क्या 11 ओम बना लिया, 11 ओम पता चल गया। अब हम लोग को I नेट मिलेगा, I नेट मिल जाएगा V/R। V है हमारा 11 और R कितना है भाई, R भी 11 ही है, देख लो R भी हमारा क्या है 11 ही, यानी कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। टोटल कितना हो गया, ये 1 एम्पियर हो गया, यानी कि यही 1 एम्पियर इधर से क्या होगा और यही जाके आगे बढ़ेगा, कुछ नहीं कर रहा। I है हमारा 1 एम्पियर और R कितना है यहाँ पे 5 ओम, तो ये हो गया क्या 5 वोल्ट का। तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल इसके अक्रॉस गया होगा। अब आगे देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे भी हम लोग पहले I2 पता कर लेते हैं और I1 पता कर लेते हैं। वो कैसे पता करेंगे, वो बड़ा सिंपल है। देखो तो ये 5 वोल्ट, V क्या होगा, टोटल V1 प्लस में V2, ये जो V1 था और ये V2 था, यही तो मिलके बना होगा। ये हम लोग को 11 वोल्ट पता है, ये 5 वोल्ट है, ये हमारा कितना हो गया V2 सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है कि ये 6 वोल्ट होगा, यानी कि इसके बारे में भी हमें पता चल गया, इसके बारे में भी पता चल गया ना कि ये हमारा 6 वोल्ट का होगा। चलो अब देखो, बिल्कुल स्मूथली हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐसे ही पता चलेगा। अब I1 देखो, I1 क्या है, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो भी यहाँ पे होगा,
तो I1 यहाँ पे वोल्टेज क्या है V अपॉन में R, यहाँ पे वोल्टेज क्या हमारा V2 है ना, और R क्या होगा, अगर I1 के लिए R देखना तो वो 15, तो ये हमारा 6, ये हमारा 15, जो भी कट के आंसर आए ये 3/5 आएगा। देखो 3 नहीं यार 2/5, सॉरी, ये 2/5 आएगा, यानी कि 0.4 एम्पियर। यहाँ पे कितना आ रहा है 0.4 एम्पियर आ रहा है, नीचे में 0.4 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो और ये भी कर सकते हो कि I क्या है, I1 प्लस में I2 ही तो है। I हमारा 1 एम्पियर था और I1 हमारा कितना 0.4 एम्पियर आया था, 0.4 एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो I2 सिंपल सा आपको क्या दिख गया, एक में से 0.4 जाएगा तो बचेगा। उस सवाल में हम लोगों ने बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट समझी, उन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा हम लोग इस हिंड्रेंस वाले जो सर्किट बोल सकते हैं उसमें उसको लगा के हम लोग देखते हैं क्या वो कॉन्सेप्ट रियली में यहाँ पे भी उस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा सवाल आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें पूछ क्या रहा है 10 ओम वाले रजिस्टर पे कितना करंट गया होगा। तो देखो मैंने क्या बोला कि पहले हम लोग करंट बांट के देखते हैं, चला देते हैं पहले करंट। तो देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर में जब हम लोगों ने देखा तो पता चला कि यहाँ पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल हम लोग को दिख रहा है, 2 ही वोल्ट है ना, हाँ नहीं 2 नहीं, ये 12 वोल्ट है, सॉरी। तो 12 वोल्ट का हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे पोटेंशियल दिख रहा है। चलो यहाँ से करंट I लेके गया होगा, यहाँ पे भी I ही गया होगा, और ये I जाके यहाँ पे I1 बन गया होगा, यहाँ पे I2 बन गया होगा, फिर यहाँ से निकल के I गया, फिर ये I जाके इधर बटा होगा हम लोग का, जिसमें भी जाए I3 में गया, फिर I4 में गया, इधर में I5 में गया, और फिर ये निकल के I आ गया होगा। यानी कि ये तीनों के तीनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है। फिर पैरेलल में होने के बाद अब हम लोग को पता क्या करना है 10 वाले पे कितना करंट गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं, ये आखिर एक्चुअली में ये 12 वोल्ट वाले ने करंट कितना दिया होगा। देखो वोल्टेज कितना करंट देगा ये सब का सब किस पे डिपेंड होता है, इस रेजिस्टेंस पे, रजिस्टर पे डिपेंड करता है, टोटल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आपको याद होगा जब हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था तो पता किया था कि ये जो वोल्टेज होता है वो एक्चुअली में एक एनर्जी का फिक्स्ड लेंथ से डिपेंड करता है कि यहाँ से यहाँ तक एनर्जी आई, फिर यहाँ से यहाँ तक आई, उसके डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ये जो होगा कितना करंट निकालेगा ये सब के सब रेजिस्टर्स पे डिपेंड करते हैं, इस सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना करंट निकालेगा। तो पहले हम लोग इस सर्किट का रेजिस्टेंस पता करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो ये तीनों के तीनों किस चीज में कनेक्टेड है, ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल वाला काम करते हैं हम लोग। ये देखो 1/20 प्लस में 1/30 प्लस में 1/60, तो ये कितना हो गया 1.5, तो इसका हम लोग को निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 10, और ये हो गया कितना हमारा 15 दूनी 30, ठीक है 15। तो 15 5 20 10 30, यानी कि ये 30/300 हो गया। तो इसका यहाँ का रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारा 10 आ गया, रेजिस्टेंस 10, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं वही तो आर इक्विवेलेंट आया, तो यहाँ का 10 हो गया। इस वाले की बात करते हैं हम लोग, 1/10 और 1/40, 40 रख देते हैं यहाँ पे, 4 प्लस में 5, ये कितना हो गया 4 प्लस में 1, ये कितना हो गया 5/40, और आर इक्विवेलेंट इसका रेसिप्रोकल आता है तो यहाँ पे 8। अब बताओ जब ये एक हो गया बन गया, इसका हम लोगों ने इक्विवेलेंट निकाल दिया, तो ये कुछ इस तरह का सर्किट बन गया होगा, रेजिस्टर बन गया होगा, और ये वाला भी क्या हो गया होगा इस तरह का बन गया होगा। इसी तरह से हम लोग रेजिस्टर की बल्कनेस को एलिमिनेट करते हैं। अब देखो तो ये एक्चुअली में क्या सीरीज बन गया, और सीरीज में क्या होता है ऐड होता है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारा 18 ओम आ गया। हमें वोल्टेज पता है, वोल्टेज कितना है भाई 12 वोल्ट है, और हमें पता क्या है भाई टोटल रेजिस्टेंस पता है आर इक्विवेलेंट, वो आर इक्विवेलेंट कितना है 18 ओम है। अब क्या हम लोग आई नहीं पता कर सकते, ये वाली आई, इस आई को हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। वो आई एक्चुअली में होगा क्या भाई V अपॉन में R, यानी कि 12/18, तो ये कितना हो गया 2/3, लगभग 0.67 ओम के एम्पियर के इक्वल होगा, कोई डाउट नहीं। हम लोग को 10 ओम वाले के साथ बताना है कि करंट कितना गया होगा। एक बात बताओ, पीछे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट पढ़ा था ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट में फॉर्मूला क्या निकल के आया था, सिंपल सा आया था कि अगर हम लोग को I1 पता करना है, देखो ये I1 एक्चुअली में उसी तरह का ये फिगर हो गया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन का ही फॉर्मूला हो गया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही फिगर हो गया क्या, ये ऐसा ही तो था। यहाँ पे I गया था तो यहाँ पे R1 है तो I1 जाएगा, यहाँ पे
यहाँ पे R2 है तो हमारा I2 जाएगा क्या, वैसा ही हो गया क्या, तो उसी चीज को यहाँ पे रखते हैं। I1 रहा था तो क्या था, टोटल करंट यहाँ पे रखते थे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं, इसके उल्टा वाले रेजिस्टेंस को रखते थे, R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। ये काम करते थे क्या, बिल्कुल पीछे का अगर आप लोगों ने पढ़ा तो आपको ध्यान होगा बिल्कुल ये चीज। तो हम लोग I1 क्या हो गया हमारा, I1 इज इक्वल टू I कितना है भाई, I 0.67, यानी कि 2/3 ही रखते हैं ना, कुछ ना कुछ मेरे को मिल जाए शायद, 2/3 रखते हैं। R हमारा क्या हो गया, R2 40 अपॉन में 40 प्लस में 10, तो ये I1 हो गया हमारा 2/3 गुना में 40/50, इसको कटा दो तो ये हमारा क्या आ गया, I1 इज इक्वल टू 4×8/15। तो इतना हमारा एम्पियर करंट इसमें गया होगा। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनाए। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए, कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट वाली बात करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट भी आपको पता ही चला कि अब क्या आने वाला है। अब आने वाला है हम लोगों का जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। देखो होता क्या है ना, जब किसी भी वायर में, मान लो अगर ये वायर है एल लेंथ का, एल लेंथ का अगर हमारा ये वायर है, इसमें करंट अगर आई जा रहा है, ये वायर है एल लेंथ का वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसकी रेजिस्टिविटी ओम है, तो डेफिनेटली इसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो एक आर रेजिस्टेंस वाले वायर में अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है टी टाइम तक, तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखते हैं। जब साइंटिस्ट ने देखा तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के इफेक्ट को दिखाता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में दो तरह के इफेक्ट को दिखाता है। एक इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, जो कि आपको पढ़ना है, और एक पर बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट वो भी आपको ही पढ़ना है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट क्या, जब करंट जाता है ना, तो देखो करंट क्या है यार, एक्चुअली में वो चार्जेस के मूवमेंट को ही करंट बोलते हैं। तो जब चार्ज मूव करते हैं तो आपस में कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो कोलिजन के कारण उनके अंदर जो है ना टेम्परेचर का राइज हो जाता है, उनके अंदर हीट जो होता है वो बढ़ने लगता है। हीट क्या हो जाता है वहां पे, इंक्रीज करने लगेगा। तो उसी हीट जो बढ़ता है ना, उसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स हीट। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, जूल्स हीट। और यही जूल्स ने बताया कि अगर किसी भी वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस आर है, कितने सेकंड तक भाई, कितने टाइम तक, तो टी टाइम तक, तो उसके अंदर एक हीट आ जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विद इन दी सब्सटेंसेस, विद इन दी एलिमेंट। तो वो हीटिंग इफेक्ट पता चला। फिर साइंटिस्ट ने देखा, जब नीडल यहाँ पे लेके गए, जब कॉम्पास लेके गए, तो इस यहाँ का नीडल जो है ना, कॉम्पास का नीडल वो डिफ्लेक्ट कर रहा था, तो उनको पता चला कि इधर जब अगर करंट फ्लो कर रहा है तो पक्का कुछ ना कुछ मैग्नेट का भी, मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन ये हीटिंग वाला भी पढ़ना है। तो जब साइंटिस्ट ने देखा कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसी हीट को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारे डाटा को लिखा गया, और डाटा लिखने के बाद एक इवेंचुअली एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, वही हम लोगों ने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर सपोज करो ये हमारा वायर है, तो इसके पास पक्का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो जब हम लोगों ने इसको एक वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट किया, याद रखिएगा वोल्टेज भी रहेगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तभी तो करंट फ्लो होगा। तो जब इसको हम लोगों ने वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया, सपोज करो ये वायर था, ठीक है, वायर में यहाँ पे एक पोटेंशियल था, पोटेंशियल हम लोगों ने जोड़ा, कोई सा भी यहाँ पे रेजिस्टर ही रख लो ना, रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। तो जब इसके अक्रॉस आई करंट फ्लो करेगा, कितने टाइम तक, तो भाई टी टाइम तक, ठीक है, और वोल्टेज यहाँ पे है, तो इस रेजिस्टेंस में ना कुछ हीट जनरेट होगा, वो गर्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उसी हीट जनरेटेड को हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो सिंपल से अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो हम लोग बोलेंगे कि द हीट प्रोड्यूस्ड during the flow of current in a wire of resistance R for t second, then that amount of heat is known as Joule heat, या फिर हाँ Joule heat उसको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या उसने बोला, जूल्स ने बोला कि the heat produced during the flow of current is directly proportional to the square of current। इसके क्या होगा, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर उसके बाद उसने क्या बोला कि और क्या,
तो जो वायर होगा उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और क्या होगा, उसने बोला कि जो जितना टाइम लगेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन तीनों को जब हम लोगों ने कंबाइन किया तो एक्चुअली में हमारा आ जाता है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी। यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है। समझ में आया? इस फॉर्मूले को हम लोग तोड़ मड़ोड़ भी सकते हैं, ये टोटल हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप देखो, जब उस पिछले वाले सर्किट में हम लोगों ने जब पढ़ा था कि एक वोल्टेज भी होगा, तो वोल्टेज है तो V होगा ही, V इज इक्वल टू आई आर भी शो करेगा, ऐसा कुछ करेगा तो लिख दी। और यहाँ पे T, ये भी आप लिख सकते हो। याद करना है तो याद करो, नहीं करना है तो इससे मस्त तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो समझना ये कोशिश करो। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वोल्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में चार्ज। यानी कि क्या है कि अगर कोई वोल्टेज दे दिया होगा तो उस वोल्टेज से हम लोग को ये पता चलता है कि उतने अमाउंट की एनर्जी लगाई जाएगी, तभी 1 कूलम के चार्ज को कुछ डिस्प्लेस किया जाएगा, उसको फ्लो करवाया जा सकता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो देखो W को क्या लिख सकते हो, V इंटू में Q इंटू में V लिख सकते हो ना, बिल्कुल सही लिख सकते हो। एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। तो Q को क्या लिख सकते हो, IT लिख सकते हो, बिल्कुल सही लिख सकते हैं। W क्या है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, एक तरह का एनर्जी होता है, और हीट भी क्या है, एक तरह का एनर्जी ही है। तो W को अगर हम लोग हीट लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, हीट, ठीक है। Q को क्या लिख सकते हो, IT लिख सकते हो क्या, चलो लिख दिया। V को क्या लिख सकते हो तुम, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इनटू में आई आर लिख सकते हो ना। देखो तो H क्या बन गया, आई स्क्वायर आर टी। तो आपको कहीं भी रटने की जरूरत पड़ रही है क्या, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहां से भी आपको पता चल जाएगा H इज इक्वल टू क्यू इंटू में V था ना, H इज इक्वल टू क्यू को मैंने क्या बोला कि IT रखो, तो V इंटू में IT। तो VIT मिश्रा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, VIT कॉलेज, तो उस हिसाब से याद रखते होते हैं कि हाइट इज इक्वल टू VIT और H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये दोनों अच्छे फॉर्मूले हैं और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अच्छा गया, सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में क्लैरिटी मिलेगी। उसको करने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा हम लोग बात समझ लेते हैं, एकदम छोटी सी बात है, तो जल्दी जल्दी में यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ। एक पावर का टर्म आता है। अब पावर एक्चुअली में है क्या, पावर इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, ये पावर होता है। पावर क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। मतलब क्या कि एक यूनिट टाइम में कितना हीट हम लोग निकाल सकते हैं या फिर कितना एनर्जी निकाल सकते हैं, वो हमें कौन बताता है, तो पावर बताता है। क्या बताता है भाई, पावर बताता है। फिर से अगर मान लो एक बल्ब दिया हुआ है, तो एक बल्ब दिया हुआ है, ये जो बल्ब है हमारा, उसका ना पावर इसने दे दिया हुआ है 20 वॉट। अच्छा, पावर की यूनिट वॉट होती है, ये वॉट होता है। इसको मैं बताऊंगा बढ़िया से, पहले इधर समझो। अगर बल्ब की पावर दे दी हुई 20 वॉट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो 1 सेकेंड में 20 जूल एनर्जी निकाल सकता है, डिसिपेटेट कर सकता है, उसके बाद कंज्यूम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो 1 सेकेंड में 20 जूल एनर्जी निकालेगा, यही मतलब है। हीट क्या होता है यार, हीट का ऐसा यूनिट जूल, टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड जो हो गया उसी को हम लोग वॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। समझ में आया, क्या आया कि जो जूल पर सेकेंड होता है उसी को हम लोग वॉट बोलते हैं। हीट एक्चुअली में एक तरह का एनर्जी हो गया पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना हीट निकलता है उसी को हम लोग पावर के नाम से जानते हैं। किसी भी चीज का अपना एक स्पेसिफिक पावर होता है, जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब में बोलते हैं 10 वॉट का बल्ब है, 20 वॉट का बल्ब है। हीटर भी बोलते हैं हम लोग कि हीटर में इतने वॉट का बल्ब है। तो हीटिंग इफेक्ट आखिर हम लोग पढ़ते क्या है, उसका कोई ना कोई रीजन होगा। तो देखो हीटिंग इफेक्ट का बहुत जगह काम होता है। जैसे पहले के जमाने में बल्ब होता था, तो बल्ब में जो फिलामेंट होता था एक्चुअली में शायद वो नाइक्रोम या फिर टंगस्टन का बल्ब होता था, उसका फिलामेंट। तो होता क्या है कि जब उसके अंदर करंट का फ्लो होता है तो उसके अंदर t सेकेंड तक अगर करंट फ्लो करेगा, तो चूंकि उसके पास स्पेसिफिक एक रेजिस्टेंस है, तो उसके कारण धीरे धीरे बढ़ते उसके अंदर हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट करता है तो वो बल्ब क्या करने लगेगा,
ग्लो करेगा, वो बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आर हमारा बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो हम लोग का क्या होगा, हीट भी वहां पे बढ़ जाएगा, तो वो बल्ब हम लोग को ग्लो करना स्टार्ट करने लगे, नहीं बनाते हैं, तो हम लोग को एक्चुअली में इसमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और ये एक्चुअली में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 2020 में ही ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये बोलता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, उससे इनिशियल वैल्यू से कम कर दिया गया है। इन डूइंग सो इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट रिमेन अनचेंज्ड, और जो पैरामीटर्स थे उसके वो बदले नहीं है। और हीटिंग इफेक्ट में आपसे पूछा कि क्या फर्क आया होगा, द हीटिंग इफेक्ट इन द सर्किट विल बिकम, वो क्या बन गया होगा। एक बात समझो, हमारा अगर सर्किट इस तरह से होगा जिसमें कि एक रेजिस्टर है, बिल्कुल ठीक है, अगर रेजिस्टर है तो और भी पैरामीटर्स बोलेंगे, यानी कि सर्किट है तो पक्का वहां पे वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए एक बैटरी होगा, उसका ईएमएफ होगा, तो वो बैटरी तो होगा ही ना, मान के चलो उसका ईएमएफ है वी। ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज को ही ईएमएफ बोलते हैं, वी है हमारा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अभी के लिए समझ लो वोल्टेज एंड ईएमएफ बोथ आर सेम, लेकिन थोड़ी सी अलग उसमें होती है क्राइटेरिया। तो हमारा ये वी हो गया, अगर वी है तो पक्का यहाँ पे कुछ आई प्रोवाइड करवाया होगा, पक्का आई प्रोवाइड करवाया होगा, टी सेकेंड तक मान के चलो आई इसने प्रोवाइड करवाया है। तो बताओ, तो इस सर्किट में हमारा एच क्या आया होगा, एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हुआ होगा ना हमारा एच। चलो ठीक है, अब जरा हम लोग इसको बदल देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर को बदल देते हैं। सपोज करो कि लेंथ में ही फर्क आया इसलिए उसका वो कम हो गया, तो वो r/2 है, ठीक है। रजिस्टर बदला है, लेकिन बोला है इसने क्या कि और जो पैरामीटर्स थे वो नहीं बदले गए हैं। तो बताओ तो कौन सा चीज कांस्टेंट होगा, करेंट कांस्टेंट होगा, ये वाला चीज कांस्टेंट होगा कि वोल्टेज कांस्टेंट होगा। एक बात बताओ तो, करेंट तो यही पैदा कर रहा है ना, यानी कि बात तो यही है, पैदा तो यही कर रहा है, तो बैटरी तो बदलने से रहा ना, तो बैटरी नहीं बदलेगा, बदलेगा कौन, ये अपना रुख बदल देगा, अपना पहचान बदल देगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे वोल्टेज ये तो सेम का सेम ही है, ये वोल्टेज सेम तो सेम ही है, क्योंकि वोल्टेज कभी नहीं बदलेगा, बैटरी तो चेंज नहीं होना ना, बैटरी तो चेंज नहीं होगा ना, वो 2 वोल्ट का 2 वोल्ट ही देगा। यहाँ पे अगर 2 वोल्ट है तो वो 2 वोल्ट का 2 ही वोल्ट देगा। डिसाइड किस पे करेगा भाई, रेजिस्टेंस अगर हम लोग का कुछ और है तो वो कुछ और ही देगा, करंट को लेगा। अगर यहाँ पे r/2 है तो वो कुछ और ही करंट देगा। तो डेफिनेटली सी बात है कि यहां से बोलेगा कि भैया अब मेरे को I नहीं, अब मेरे को I' चाहिए। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, ये समझना आप बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT हो गया, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। तो देखो वोल्टेज हमारा सेम, यहाँ पे भी वोल्टेज सेम, यहाँ का I R H देखो करके, H देखो तो क्या होगा, I' का होल स्क्वायर इंटू में R/2 इंटू में T, यहाँ का ये होगा। अगर H' हम लोग निकालना चाहेंगे, ये कुछ क्राइटेरिया हुआ होगा। चलो यहाँ का पहले हम लोग I' निकालते हैं, V इज इक्वल टू I' इंटू में R/2, यही तो हुआ होगा। I' क्या हो गया, 2V अपॉन में R, 2V अपॉन में R हो गया, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं। चलो तो I' हमारा क्या हो गया, 2V अपॉन में R। एक्चुअली में हमारा ये क्या है, 2 इंटू में V अपॉन R, 2 इंटू में V अपॉन R, यही तो है इसका I, तो I हो गया। तो I' क्या हो गया, 2 इंटू में I' क्या निकल गया भाई, 2I। जो जो चेंजेस थे हम लोगों ने लिख दिया। तो ये देखो 2I का होल स्क्वायर इंटू में R अपॉन 2 इंटू में T। तो हमारा जो H' आया है वो क्या बन गया होगा, 4I स्क्वायर इंटू में R/2 इंटू में T। ये देखो 2 से 2 गया, तो हमारा क्या बच गया, H' इज इक्वल टू 2I स्क्वायर RT, 2I स्क्वायर RT। और यही क्या है हमारा, ये चीज हमारा क्या है, यही तो H है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि H' इज इक्वल टू 2 ऑफ, पे दिख रहा है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इससे बहुत ज्यादा आपके पावर के, बल्ब्स के कनेक्शन के, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन जितने भी हैं उन सब का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। ये सवाल मैं पढ़ता हूँ और ये एक्चुअली CBSE 2015 में आया भी सवाल है। बोलता है कि B1, B2, B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब्स, ये 3 है, आइडेंटिकल बल्ब है, इसका मतलब क्या है, इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R। हर चीज का अपना रेजिस्टेंस होता है, चाहे वो बल्ब हो,
चाहे वो हमारा हीटर हो, क्वाइल हो, फिर वायर हो, कुछ भी हो, तो उसका रेजिस्टेंस होता है, तो इसका भी अपना अपना रेजिस्टेंस होगा। इनका आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है, इनका पावर भी क्या होगा, सेम होगा। पावर इन तीनों का क्या होगा, सेम होगा। बिल्कुल सही। आगे बोल रहा है कि when all three bulbs, तीनों के तीनों बल्ब्स जो है ग्लो करना स्टार्ट करने लगते हैं, यानी कि इन तीनों में जब करंट जाने लगता है तो हम लोग को ये जो ए मीटर दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को कितना दिख रहा है भाई, डिटेक्शन 3 एम्पियर का हम लोग को दिखता है। क्या दिखता है, 3 एम्पियर का हमको दिखता है जब तीनों के तीनों चालू हो जाते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग से ये बोलते हैं कि व्हाट हैपेंस, ए में बोलता है कि व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ अदर 2 बल्ब्स व्हेन B1 गेट्स फ्यूज्ड। जब B1 फ्यूज हो जाता है तो दोनों में क्या फर्क पड़ेगा। बी बोलता है कि व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 और A4, इन तीनों में क्या फर्क पड़ेगा जब B2 फ्यूज हो जाएगा। और तीसरा क्या बोलता है कि हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड जब तीनों के तीनों बल्ब ग्लो कर रहे हैं। डिसिपेटेड का मतलब क्या होता है, निकलना। डिसिपेटेड का मतलब क्या होता है कि पावर कितना निकलता है। वही बोला कि अगर तीनों के तीनों जलेंगे तो कितना पावर निकलेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें टाइम लगेगा तो एकदम ध्यान से सुनना। अगर खुद से बना सकते हो तो बनाओ बिल्कुल। तो देखो इस सवाल में देखो 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। तो पहले तो हम लोग करंट को चला के देख लेते हैं। इधर 4.5 पोटेंशियल डिफरेंस से आई करंट अगर निकला होगा तो ये जाके इधर I1 में बट गया होगा, इधर जाके ये I2 में बटा होगा, ये जाके इधर I3 में गया होगा और ऊपर जाके ये I4 में गया होगा। फिर ये सब आके मिलके कहाँ आ गए होंगे, I में चले गए होंगे। बिल्कुल कुछ इसी तरीके का हुआ होगा। तो एक बात बताओ, देखने से अब क्या लग रहा है कि ये तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल में है। और एक्चुअली में ये पैरेलल में है भी, सेम है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/3। एक बात बताओ, अगर हम लोग R इक्विवेलेंट पता कर लेंगे तो ये R पता चल जाएगा। तो पहले सर्किट के फंडामेंटल नॉलेज को हम लोग पहले क्रिएट कर लेते हैं कि कैसे कहां से आएगा। तो ये R इक्विवेलेंट पता करना है। चलो, हम लोग को करंट मालूम है क्या, करंट पूरे के पूरे सर्किट में करंट 3 एम्पियर का आ रहा है जब सबके सब चालू है तब। तो ठीक है, ये हमारा I नेट हुआ, ये वोल्टेज है R इक्विवेलेंट या फिर R नेट भी हम लोग निकालेंगे यहाँ से। V इज इक्वल टू IR। ठीक है, V है हमारा 4.5, I है हमारा 3, तो R कितना होगा, सो R इक्विवेलेंट, ये सबके सब क्या आ रहे हैं, इक्विवेलेंट आएंगे। तो R इक्विवेलेंट हमारा होगा 4.5/3, यानी कि 1.5 ओम का रेजिस्टेंस। पूरा का पूरा जो सर्किट है वो 1.5 ओम का रेजिस्टेंस शो करेगा। तो चलो हम लोग को ये तो पता चल गया कि R इक्विवेलेंट हमारा 1.5 होगा। तो इन तीनों के इंडिविजुअली हम लोग पता कर लेंगे। ये हमारा 1.5 है, ये हमारा R हो गया, ये 3 हो गया। तो R हमारा क्या आया, 3 इंटू में 1.5, ये हमारा 4.5 ओम के इक्वल आ गया। यानी कि जितने भी R होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 4.5 ओम के इक्वल होंगे। 4.5 ओम के इक्वल होंगे। ये सब के बारे में फंडामेंटली हम लोग को पता चल गया। क्यों ये पता करना जरूरी था, क्योंकि R जो होता है वो तो हमारा कांस्टेंट रहेगा ना भाई। बल्ब जो है वो हम लोग को पता है कि हाँ इतना शो कर रहा है, ठीक है। R इक्विवेलेंट भले चेंज होगा लेकिन इनके बारे में पता ये कांस्टेंट रहेगा। अब देखो पार्ट ए में इसने बोला था कि अगर हम लोग ये ऊपर वाले को खत्म कर देते हैं, ये चीज खत्म हो जाता है। ये भी 4.5 ओम है, ये भी 4.5 ओम है। अब जब हम लोगों ने इसको काटा तो काटने से हुआ क्या होगा कि करंट जब फ्लो किया तो इधर अब करंट नहीं जाएगा। ये जितने भी करंट जो बढ़े थे वो अब इन्हीं समय चले जाएंगे। एक बात बताओ, जब इन्हीं समय हमारा करंट जाएगा तो इस दोनों पे फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। ये कट गया तो हट खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल में यही फायदा होता है। अगर किसी भी आप मान लो 10-15 बल्ब को आप पैरेलल में जोड़ते हो तो कोई एक उसमें से खराब हो गया तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, वो चलते रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता। सीरीज में अगर लगातार जुड़ा हुआ है, जैसे देखो ना पाइप में अगर पानी बह रहा है तो बीच में से अगर पाइप टूट गया तो वो पानी रुक जाता है, वो पानी का फ्लो खत्म। वैसे ही सीरीज के साथ भी होता है। अगर सीरीज में किसी बल्ब को जोड़ा गया है, एक बल्ब खराब हो गया तो करंट का क्या लूप वहां पे टूट गया, और करंट हमेशा लूप में फ्लो करता है। तो वहां पे वो बल्ब जो थे, वो जो पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन था वो बिगड़ जाएगा, उसमें से कोई भी बल्ब जलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा डेफिनेटली B2 और B3 तीनों के, ये जो दोनों के दोनों है वो दोनों के दोनों काम करेंगे। ये हमारा ए का जो पार्ट ए था वो उसका ये आंसर। पार्ट बी में हम लोग से ये पूछता है, ठीक है,
पार्ट बी में हम लोग से ये पूछता है कि भाई अगर इस वाले को खत्म करते हैं, अगर हम लोग इस वाले को खत्म कर देते हैं, यहां का खत्म कर देते हैं, ये खत्म होगा तो क्या फर्क पड़ेगा भाई हम लोग का A1 पे, A2 पे, A3 पे और A4 पे, ये चारों पे क्या फर्क पड़ेगा? एक बात बताओ, जब ये खत्म तो डेफिनेटली सी बात है कि करंट इधर फ्लो नहीं करेगा, यहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब बात बताओ, ये दोनों ही काम कर रहे हैं, ये मर गया, ये हमारा मर गया, ये खत्म कहानी इसकी, ठीक है, इसकी कहानी खत्म हो गई। चलो हमारे पास ये बच गया और ये बच गया, सिंपल सा। तो अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाई 2, यानी कि 4.5 बाई में 2, ये हमारा आर इक्विवेलेंट हो गया। टर्मिनल्स ये पैरेलल में जुड़े हैं तो इन दोनों का वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा, तो वीपी हमारा क्या होगा? सेम होगा, जो कि 4.5 था। अब बताओ ये आई के साथ क्या हुआ? आई इधर से निकला और ये आई इधर बढ़ गया होगा I1 और इधर जाके बढ़ गया होगा I2, तो यानी कि यही I2 इसमें रीडिंग देगा और यही I1 इसमें रीडिंग देगा, और ये जो I था अब तो ये 3 नहीं ओम होगा, ये 3 एम्पियर नहीं होगा। क्यों? करंट कितना जाएगा, वोल्टेज से करंट कितना लगेगा ये टोटल रेजिस्टेंस बताता है, तो यहाँ पे अब 3 एम्पियर नहीं जाएगा, वो कुछ और जाएगा। क्या जाएगा भाई, हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, आर इक्विवेलेंट आएगा 4.5 और यहाँ पे है हम लोग का 4.5 वोल्ट भी। तो हम लोग का आई कितना आएगा? आई नेट क्या आएगा? V अपॉन में R, तो V था 4.5 और R था हमारा 4.5 बाई 2, तो I अब हम लोग को 2 एम्पियर का शो करने लगेगा, यानी कि A जो है वो A अब 2 एम्पियर का करंट दिखाने लगेगा। ठीक है, यहां तक तो सही, लेकिन A3 के साथ क्या कहानी होगा? A3 के साथ फंडा क्या है अब वो हम लोग समझते हैं। देखो A3 में कौन सा करंट है? I1 ही तो है। चलो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। V क्या है यार? V यहीं पे देखो, दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज सेम, ये पैरेलल हो गया ना, पैरेलल में वोल्टेज तो सेम, तो वो तो 4.5 ही है। अब ये R क्या बन गया होगा? ये R क्या बन गया होगा? बताओ जल्दी। ये R हमारा 4.5 था, ये तो कुछ नहीं हुआ होगा फर्क, तो I1 क्या हुआ हमारा? 1 एम्पियर, ठीक है। I1 हमारा 1 एम्पियर, यानी कि I1, तो A3 में हम लोग को कितना रीडिंग आएगा? 1 एम्पियर का आएगा। चलो फिर क्या बोला था हम लोग से कि A1 में क्या फर्क पड़ा होगा? A1 में देखो तो अगर इधर 1 टोटल है हमारा, ये दो में से एक इधर चला गया तो इधर डेफिनेटली 1 क्या होगा, तो इसका भी क्या हो गया? 1 एम्पियर हो गया। अच्छा अब सवाल आ जाता है कि सर A2 के साथ क्या हो गया? अरे भाई बल्ब वहां का फ्यूज हो गया, यानी कि वहां का जो लूप है ब्रेक हो गया, तो इस वाले सर्किट, इस वाला जो लाइन था, कनेक्शन था, इसमें तो अब करंट जाएगा ही नहीं, यहां का रीडिंग होगा 0 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब तो तामझाम हो गया। अब लास्ट में एक सवाल है बहुत बढ़िया, जो सी नंबर है। सी नंबर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। सी में उसने बोला कि ये मैं इरेज करके, इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। When all the bulb glow together, सारे के सारे जो बल्ब हैं वो एक साथ ग्लो करना स्टार्ट करने लगे, तो क्या होगा ये सब? तो P इज इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर R, ठीक है। I स्क्वायर R, I क्या है भाई? जो करंट था उसमें रीडिंग में जो दिख रहा था शुरू में 3 एम्पियर तो दिख रहा था, यानी कि 3 का स्क्वायर। अच्छा R ये है क्या? ये R इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा। टोटल रेजिस्टेंस क्या आया था याद करो? टोटल रेजिस्टेंस 1.5 ओम आया था ना, मे बी, हाँ 1.5 ओम आया था, ठीक है। तो 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 9 इंटू में 1.5। अच्छा ये है तो ये वॉट होगा, तो कितना हो गया? 15 9 135, यानी कि 13.5 वोल्ट, 13.5 वोल्ट का। अगर आपको नहीं समझ आया तो पीछे से देखो, और एक बार फिर से देखने के बाद 2-3 दिन बाद खुद से इसको बनाने की कोशिश करो। जब बनाओगे तब तुमको एक अलग तरीके से समझ में आएगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। 2015 में जिनके पास आया होगा, 2015 तो नहीं, मेरा 2016 का टेंथ था, तो मेरे सीनियर को ये मिला होगा, उनके लिए बहुत ही मस्त ये सवाल होगा। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, कमर्शियल यूनिट का एक फंडा होता है। कमर्शियल यूनिट उसको बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कमर्शियल यूनिट हम लोग क्या होता है वो जानते हैं। देखो P इज इक्वल टू क्या होता है? H बाई में T। H क्या हो गया? जूल बाई में सेकेंड हो गया ना। अब J को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
मतलब ये जो H है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इंटू में T लिख सकते हैं क्या, ठीक है, P इंटू में T है। एक्चुअली कमर्शियल क्या है, कमर्शियली हम लोग बहुत बड़ा एनर्जी निकालते हैं। हम लोग क्या होता है ना, अगर घर में देखोगे तो बहुत ज्यादा हम लोग एनर्जी निकालते हैं, कम से कम 1000 के फैक्टर से हम लोग एनर्जी निकालते हैं। तो जब हम लोग का जो पावर है 1000 के फर्क से निकलेगा, 1000 के फर्क से अगर पावर हम लोग का मतलब जैसे बहुत सारे अप्लायंसेज होते हैं वो इतना के लगभग क्या करते हैं, एनर्जी पर सेकंड निकालते हैं। तो 1000 अगर वॉट रहेगा कितने में, एक घंटे में, तो वो एक्चुअली में क्या हो जाता है हम लोग का 1 किलो वॉट आवर हो जाता है। ये एनर्जी का एक यूनिट होता है 1 किलो वॉट आवर, और इसी को हम लोग एक यूनिट भी बोलते हैं। तो घर में आप सुने होंगे कि 1 यूनिट बिजली उठा है, 2 यूनिट बिजली उठा है, वो एक्चुअली में है क्या, वो एक एनर्जी है। वो एनर्जी कितना है, तो 1000 वॉट गुना में 1 आवर था ना, तो आवर को सेकंड में करो, तो आवर को सेकंड में करोगे तो 1 आवर है, तो 1 आवर से हम लोग आए 60 मिनट पे, तो 60 मिनट, फिर उसके बाद हम लोग 60 सेकंड पे आ गए, तो लगभग से लगभग ये 36 हो गया। 36 गुना में 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 हो गया, 10 टू द पावर 5 है यहाँ पे। और वॉट इनटू में सेकंड क्या होता है, जूल ही तो होता है, यही हमारा कमर्शियल यूनिट कहलाता है। इसको तुम कर लो 3.6 इंटू में 10 टू द पावर 6 जूल, ये इक्वल टू होता है 1 यूनिट के। ये एक छोटी सी बात थी जो बतानी थी, वो समझ गए, यही कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। इसमें कोई खास बात बड़ा होता नहीं है, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, बोलेगा कि एक बल्ब है, उसने ना इतना 1 यूनिट एनर्जी वहां से डिसिपेट किया है, निकाला है, तो आपसे कुछ और चीज रिलेट करके क्वेश्चन दे देगा कि वहां पे वोल्टेज क्या होगा, चार्ज क्या होगा, ऐसे से बदल के दे देगा सवाल। उसमें डरने की बात नहीं है, यही एक छोटी सी बात थी। जाते ये इलेक्ट्रिसिटी का आखिर होगा सवाल, और बोल सकते हो लेक्चर भी आखिरी है। तो जाते जाते एक एनसीईआरटी का आसान सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको हेक्टिक ना हो कि भैया इतना हार्ड क्वेश्चन हर बार आएंगे क्या, नहीं, कुछ आसान भी होते हैं। एनसीईआरटी का एक आप सवाल देखो, एनसीईआरटी में एक सवाल है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई। जितने भी बल्ब है ना, बहुत सारे बल्ब है, मान लो एक ये बल्ब है, वो है ना उसका 220 वोल्ट पे वो ऑपरेट हो सकता है, ठीक है, इस तरह से बनाया गया कि 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो सकता है। हर जगह आप देखते होंगे कि बैट चार्जर का अपना एक वोल्टेज होता है कि हाँ इतने वोल्टेज मिलेगा तो ऑपरेट होगा, एसी का होता है अपना अपना सबका, और रेजिस्टेंस भी होगा। तो एक बल्ब है 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जा सकता है नॉर्मली, और उसमें पावर कितना दिया हुआ है, 10 वॉट का पावर है। तो यानी 10 वॉट का पावर का मतलब क्या है कि ये 1 सेकंड में 10 जूल एनर्जी खींच सकता है, ठीक है, यही मतलब है इसका, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कहां था सवाल, हाँ, तो 220 वोल्ट सप्लाई रहेगा, 10 वॉट इसका पावर रेट किया गया है। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पार्ले, इसी तरह के कितने लैंप को पार्ले में कनेक्ट किया जाएगा विथ ईच अदर अक्रॉस दी 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। तो ऐसे कितने सारे लैंप को कनेक्ट किया जाएगा, ऐसे कर करके गया है, नहीं पता मुझे कितना है, ठीक है, ऐसे कर करके बहुत सारे गया हुआ, बोला कि कितना होगा इन सबको पार्लल, इसे 2 वायर के अक्रॉस कनेक्ट किया गया हुआ है, सब पार्लल में है, 2 वायर के अक्रॉस कनेक्ट किया गया, तो एक ये वायर और दूसरा ये वायर, और बोल रहा है कि इनके साथ, इनको जोड़ के साथ दिया गया है, तो 220 वोल्ट वाले एक बैटरी या सेल, किसी के साथ भी 220 वोल्ट वाले सप्लाई के साथ जोड़ दिया गया हुआ है, और मैक्सिमम करंट इनके क्रॉस निकल रहा है 5 एम्पियर का, इनके क्रॉस क्या करंट निकल रहा है, 5 एम्पियर का निकल रहा है। ये सवाल बनाने से पहले क्या हम लोग को करना क्या चाहिए, तो देखो एक बात बताओ, ये हमारा सर्किट है ना पूरा का पूरा, तो इस सर्किट का अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा ना भाई, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल टू IR हम लोग पहले करते हैं पता। देखो हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, आप देखना हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले रेजिस्टेंस के साथ खेल कर रहे हैं। तो R इज इक्वल टू V अपॉन में I, V हमारा 220, I हमारा 5, ये हमारा क्या होगा, R इक्विवेलेंट, यानी कि ये सब मिलके हमको इतना रेजिस्टेंस शो करेंगे, ठीक है। चलो
अब पावर देखो P, ठीक है। P होता क्या है एक्चुअली में, P होता है V स्क्वायर अपॉन में R। P होता क्या है, V स्क्वायर अपॉन में R, ठीक है। P है कितना, एक की बात करेंगे तो एक हम लोग को 10 वोल्ट का देगा, 10 वॉट का हमको पावर देगा, ठीक है। चलो V हम लोग को पता है सब में 220 का जाएगा, तो 220 का होल स्क्वायर। R हम लोग का एक के बारे में R पता चल गया, सबके सब क्या है, सेम है, ठीक है। तो एक के बारे में जब हम लोग को पता चल गया तो ये R हम लोग ऐसे रख देंगे। R हमारा हो गया क्या, R इज इक्वल टू 220 का होल स्क्वायर अपॉन 10, ठीक है। एक बात बताओ, सबके सब क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इनका R इक्विवेलेंट क्या होगा, इनका R इक्विवेलेंट होगा, आइडेंटिकल है तो R और अपॉन में जितने नंबर्स होंगे, जितना इनका नंबर होगा। R इक्विवेलेंट क्या आ गया, 220 बटे में 5 आया है, ठीक है। और ये R कितना है, 220 का होल स्क्वायर अपॉन 10, और ये n था तो n ही यहां पर रख देते हैं। देखो 220 से 220 कट गया, एक बचा होगा 220, यहाँ पे एक 220 बचा होगा, ठीक है। और ये 10 इस 10 से कटा, n इज इक्वल टू वॉट, 22 गुना में 5, यानी कि n जो होगा 110। तो यही पता करना था सवाल में, एक मिनट, सवाल में यही पता करना था ना कि कितने बल्ब होंगे तो कितने लैंप होंगे, तो हम लोग को कितने लैंप होंगे, 110 होंगे, यही तरीका है। तो आज इलेक्ट्रिसिटी हमारा लगभग खत्म। देखो सारे सवाल तो कराना आसान ये है नहीं, संभव है नहीं, क्योंकि करीब अगर आप एशियान में देखोगे तो 100 सवाल होंगे, एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में खुद अकेले 50 से 60 सवाल होंगे, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक आते हैं, बल्क में आते हैं। फिर उसके बाद हमारा सैंपल पेपर के भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन थाहन होते हैं, बहुत भरा हुआ रहता है। बात ये कि कौन सा हमारे लिए जरूरी है, तो मैंने सबको बनाया और एनालाइज किया, पता चला कि अच्छा वो चीज मुझे बतानी चाहिए आपको जो कि कॉन्सेप्चुअल हो और जो कि आपके दिमाग में आसानी से पहुंच सके। हम लोगों ने एक धीरे धीरे जो सीढ़ी चढ़ाई जाता है उस तरह से हम लोगों ने पढ़ा। स्टार्टिंग में हल्का फुल्का हम लोग जाने कि करंट क्या है, चार्जेस किसे कहते हैं, क्या कहते हैं। उसके बाद देखो अब अच्छे खासे हम लोग हम लोग सवाल बना रहे हैं। एक्चुअली में 10th के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि एक्चुअली में इस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। और देखो फंसोगे नहीं न्यूमेरिकल्स में। क्या करना है, सबसे पहले करंट चला के देख लो तो पता चल जाएगा कि भैया कौन सा हमारा सीरीज में, कौन सा हमारा पैरेलल। उसके बाद क्या करना है कि हर बार ये जो आर है ना, राउडी राठौर, ये जो आर है ना, ये एक्चुअली हर बार कुछ ना कुछ हम लोग को फायदा दिलवा देना है। तो क्यों ना पहले इसे जान ले। अब ये जान लेंगे तुम लोग को आई पता चलेगा, वी पता चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता करना है, एक आई नेट, फिर वी नेट क्या है, फिर हमारा आर नेट क्या है, ये सब पता करते चलो और सवाल जैसे जैसे पूछ रहे हैं आप उसके साथ टैकल करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारा हो सकता है मैग्नेटिज्म हम लोग स्टार्ट करें। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। नमस्ते।